इंटरनेशनल टैक्सेशन के ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक को न ही सिर्फ पैक करना बल्कि हमारे पूरे के पूरे कंट्रोल में लेना। ठीक है, हल्का सा फिब्रिश है लेकिन तुम्हारी क्लास बड़ी प्यार से जाएगी, कोई चाप नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक चार्ट बनाया था मैंने इन दिनों में, और इस 8 पेज में पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन सरप्राइजिंगली है। अब जिस टॉपिक से तुम इतना परेशान हो रहे हो ट्रांसफर प्राइसिंग, वो टॉपिक 8 पेज में समेटा हुआ है। आज ये चेक करेंगे कि इस 8 पेज में क्या नहीं है, तुम ढूंढ लेना। मुझे इसमें लगता है कि सारी ए कैटेगरी की बातें इसमें कवर्ड है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करें, रिवीजन भी हो जाएगा, पूरा कवरेज भी हो जाएगा। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद 0। ऑब्वियसली जो हम लोग कल सम्स बना लिए थे वो रिवाइंड नहीं करेंगे, बाद बाकी सारी थ्योरी रिवाइंड हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्जिंग सेक्शन है 92, और 92 क्या कहता है कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस। सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है। जब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इनकम, इसका मतलब ध्यान रखना रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी दोनों आर्म्स लेंथ प्राइस को कंसिडर करके कंप्यूट करेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस 92B में जो पढ़ोगे अभी थोड़ी देर में, और हैव इन रिगार्ड टू का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि आर्म्स लेंथ प्राइस लगे, जैसा तुम्हें 92.3 में मिलने वाला है कि यदि आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है तो आर्म्स लेंथ प्राइस हम लोग इग्नोर करेंगे। और व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, ये तो 92C में पढ़ते ही है। आओ 92.2, वेयर एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन is between 2 or more associated enterprises enter into a mutual agreement or arrangement for allocation or apportionment of any expenditure in connection with a benefit facility provided to any one or more such enterprises, then expenses apportioned to such enterprises shall be determined having regard to ALP। जैसा मैंने बताया कि यदि आप 8 से ज़्यादा एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज मिलके कोई एक्सपेंडिचर अपॉर्शन कर रहे हैं, कोई बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, तो उस बेनिफिट के लिए जो खर्चा है वो खर्चा भी सारी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज में अपॉर्शन होगा, एलोकेट होगा इन द आर्म्स लेंथ प्राइस मैनर। 92.3 यही कह रहा है, यदि आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इनकम हो रहा है तो फिर आर्म्स लेंथ प्राइस को इग्नोर कर दो। The provision would not be applicable in case where the application of arm's length price results into a downward revision in the income or tax। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है क्या ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। यदि आपसे पूछा ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग तो ध्यान रखना इसका मेन ऑब्जेक्ट है इवेड इरोजन ऑफ इंडियन टैक्स रेवेन्यू, ये कैसे भी हमारे इंडिया का टैक्स रेवेन्यू कम ना हो, इसलिए 92.3 जस्टिफाइड है। यार हमारा तो ऑब्जेक्ट ही है टैक्स इवेशन को रोकना, टैक्स डाउनवर्ड ना जाए, और तो फिर ALP के कारण टैक्स डाउनवर्ड कैसे जा सकता है। इसके अलावा 2 ऑब्जेक्ट और है। नंबर 1 क्या, कंप्यूट रीजनेबल एंड फेयर इक्विटेबल प्रॉफिट एंड कंप्यूट रीजनेबल एंड इक्विटेबल टैक्स इन इंडिया। अब ये दो हाथी के दांत है, पहले 2 पॉइंट। ये खाली बोलने की बात है कि हम लोग रीजनेबल फेयर इक्विटेबल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, हम लोग रीजनेबल फेयर इक्विटेबल टैक्स निकालना चाहते हैं, लेकिन ये जैसे रीजनेबिलिटी में टैक्स नीचे आता है ये रीजनेबिलिटी भूल जाते हैं और बोलते हैं ना हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इरोजन ऑफ इंडियन टैक्स रेवेन्यू को इवेड करना। लेकिन एग्जाम में आ गया तो ये हाथी के दांत लिखने पड़ेंगे। ओके, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में आते हैं एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है 92A1 तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। इफ वन कंट्रोल अनदर, वन फाइनेंस अनदर, वन मैनेजेस अनदर,
और न कंट्रोल फाइनेंस और मैनेजरी तो डेफिनेशन है. बेसिकली इट इज गवर्न बाय 92A2. आज तक एग्जाम में 92A1 पूछा भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे चार्ट में सीधा 92A2 दिया है. आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल देयर. तो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज जिसे कहते हैं, जब आप इन 13 में से किसी भी एक क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो वी से यू आर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज. कौन कौन सा? नंबर 1, one enterprise holds directly or indirectly shares carry not less than 26% of the voting power in each of such enterprise. जब नहीं पहला पॉइंट यहाँ पे है. One enterprise holds directly or indirectly shares carry not less than 26% of the voting power in the other enterprise. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वो ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, not less than 26%. दूसरा क्या है? Any enterprise holds directly or indirectly shares carry not less than 26% of the voting power in each of such enterprise. बताया हुआ था लास्ट क्लास, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. A loan advanced by one enterprise to another enterprise constitute not less than 51% of the book value of the total asset of the other enterprise. ध्यान रखिएगा, which value? Book value. And here book value includes revalued data. बात क्लियर? तो यदि आपकी एसेट की बुक वैल्यू है 400 करोड़, तो यदि हमारी कंपनी ने आपको 220 करोड़ का लोन दिया है, दैट इज 51% और मोर का लोन हमने दिया है, तो दिस शैल बी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज. नो मैटर आपकी एसेट की बुक वैल्यू राइट नाउ 1000 करोड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग कंसर्न विद बुक वैल्यू. One enterprise guarantees not less than 10% of the total borrowing of the other enterprise. जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है वो क्लियर किया हुआ है, not less than 10% of the total borrowing. That means 10% or more. Next, more than half of the board of directors or the members of the governing board or one or more of the executive director or the executive member of the governing board of one enterprise are appointed by the are having the power to appoint, नहीं, are actually appointed by the other enterprise. हमारी कंपनी ने आपको लोन दिया and we are having the power to appoint one executive director of your company, but we have not applied that power. हमने बोला ठीक है आप अपने आप कर लो, then we are not associated. But if I have appointed one of the executive director of your company, then only will be termed as associated, actually appointed. ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, are appointed. Next, more than half of the directors or the members of the governing board or one or more of the executive directors or members of the governing board or each of the two enterprises are appointed by the same person or persons. ठीक है, जब दो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, सब्सटेंशियल मेंबर्स हमने अपॉइंट किया है, तो वो दो इंटरप्राइजेस भी आपस में एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस मानी जाएगी. द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स or articles or business carried out by one enterprise is wholly dependent on the use of IPR, and the other enterprise is the owner or in respect of which the other enterprise has the exclusive right, then we are said to be associated enterprises. ठीक है, मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोसेसिंग ऑफ आर्टिकल और बिजनेस वर्ड है यहाँ पे, हाँ, carried out by one enterprise is wholly dependent on the IPR of the other enterprise. 90% or more of the raw material and consumables required for the manufacture of goods carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise, और यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, and the terms are fixed by the other enterprise. Yeah, and the terms are fixed by the other enterprise. Are fixed by other enterprise. मतलब खाली 90% रॉ मटेरियल लेने से नहीं होता, उस 90% रॉ मटेरियल का प्राइस, टर्म्स एसेट्रा भी अदर एंटरप्राइज ने फिक्स किया है. नेक्स्ट, goods manufactured by one enterprise are sold to the other enterprise or to a person specified by the other enterprise. और सब ये वही लाइन है जो ऊपर में मिसिंग थी.
and the prices and other conditions relating thereto are influenced by such enterprise. ये लाइन ऊपर लिखनी थी. Where one enterprise is controlled by an individual and the another enterprise is controlled by such individual or is relative or jointly by the individual and relative. Where one enterprise is controlled by an HUF and the other enterprise is controlled by the member of the HUF or by a relative of the such member or jointly by such member and his relative. Where one enterprise is a firm AOPBOI and the other enterprise holds not less than 10% of the interest, मतलब share of profit in such other enterprise, or if they have any other mutual economic relationship. ये लास्ट वाला पॉइंट फॉर्मेलिटी का, कोई काम का नहीं है. साथ में आगे बढ़े. रिवीजन नहीं चल रहा अभी तक, लास्ट क्लास था, लेकिन आज हमारा टारगेट है पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन फिनिश कर दिए, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला. आइए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, दो पार्ट है, एक 92B1 और एक 92B2. 92B1 deals with the international transaction, 92B2 deals with the deemed international transaction. सब साथ में. पहले 92B1 कर लेते हैं. ओके. A transaction between two or more associated enterprises, either or both of whom are non-resident. ठीक है. Transaction may be in nature of purchase, sale, leasing of tangible asset or intangible asset, or provisioning of service or lending or borrowing money. सब तो कवर हो गया. क्या बचा? एक लाइन में सब कवर हो गया. Purchase and sale of goods, नहीं, purchase and sale or leasing or tangible or intangible property or provisioning of services, lending or borrowing money. A mutual agreement for this apportionment of any cost incurred in connection with a common benefit. जब आप एक common benefit आपस में बांट रहे हो तो वो भी international transactions है. A transaction of business reorganization, तो amalgamation demerger हो रहा है दो associated enterprises के बीच में, तो वो भी international transaction माना जाएगा. तो पहले में तो सारे ट्रांजेक्शंस कवर अप कर लिए. आप इसको एग्जाम में स्प्लिट करके लिखना. Purchase or sale or lease of tangible property, purchase or sale or lease of intangible property, provisioning of services, lending or borrowing money. इस तरीके से आपके 4-5 पॉइंट होंगे. उसके बाद म्यूचुअल अरेंजमेंट ऑफ शेयर इन एनी कॉमन बेनिफिट, और लास्ट एनी ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कंफ्यूज नहीं हो सकते. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब होता है इंडिया से इंडिया के बाहर के बीच में ट्रांजैक्शंस. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तो जरूरी नहीं है इंडिया से इंडिया के बाहर. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है कि विद इन इंडिया है लेकिन एक पार्टी नॉन रेसिडेंट है, तब भी वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं. हो सकता है पूरा आउटसाइड इंडिया है, दोनों ही पार्टी आउटसाइड इंडिया में बैठ के ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो देयर इज नो क्रॉसिंग द बॉर्डर, दिस इज ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया. तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ये होता है कि एक इंडिया में हो एक इंडिया के बाहर हो. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक रेसिडेंट है और एक नॉन रेसिडेंट है. हो सकता है दोनों नॉन रेसिडेंट. बात क्लियर? बात ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है. आगे बात करें. इंडियन हेड ऑफिस एंड फॉरेन ब्रांच, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि इंडियन हेड ऑफिस तो ऑब्वियसली रेसिडेंट इन इंडिया, और इंडियन हेड ऑफिस की फॉरेन ब्रांच भी रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाती है. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, और उसकी फॉरेन में कोई ब्रांच है तो भी वो रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी. इसलिए दोनों ही रेसिडेंट इन इंडिया है, इसलिए इंडियन हेड ऑफिस और फॉरेन ब्रांच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो इसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे. लेकिन इंडियन ब्रांच इन फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी और उससे इंडियन ब्रांच रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी, और उनके बीच से ट्रांजेक्शंस तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस कहेंगे. लेकिन ये भी एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं है. आओ आगे बढ़े. डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है दो नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बीच में, मतलब मेरे और एच के बीच में, एंड एच और मैं एसोसिएटेड नहीं है.
लेकिन ये ट्रांजेक्शन किसके कहने पे हो रहा है या फिर इस ट्रांजेक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सेट कर रहा है? सपोज ए ट्रांजेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ अ प्री एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। मतलब सपोज मैं ऐसे और मेरी एक एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है, सपोज ऐसे, हम लोग दोनों का एसोसिएशन है। ट्रांजेक्शन हम दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन मेरे और एक्स के बीच में हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिकॉज एसएम ने एसए के साथ एक प्री एग्रीमेंट कर रहा है कि आपको एक्स के साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। इन दैट केस ये ट्रांजेक्शन सही माना जाएगा कि दिस इज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। या फिर इस ट्रांजेक्शन के सारे टर्म्स कंडीशंस एसएम डिसाइड कर रहा है, तो भी यही माना जाएगा कि दिस इज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आओ पढ़ते। और ट्रांजेक्शन बिटवीन, अच्छा सेक्शन याद रहेगा ना, क्या है सेक्शन है 92B2। A transaction entered into by an enterprise with a persons other than associated enterprise. There exists a prior agreement in relation to the relevant transactions or the terms, यहाँ पे और मिसिंग है, or the terms of the relevant transactions are determined in substance between such other persons and the associated enterprises. Either the enterprise or associated enterprises or both of them are non-resident, whether such other person is non-resident or not. क्या ये लास्ट लाइन क्या बोला तो समझ में आया क्या? देखो तो एक बार चेक करो तो। Either the enterprise or the associated enterprise or both of them are non-resident. Whether such other enterprise is non-resident or not, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं, देखो तुम्हें बताना है। एसजे और एसएम दो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है। ट्रांजेक्शन हो रहा है एसजे और एक्स के बीच में, और ट्रांजेक्शन के टर्म्स इन सब्सटेंस एसएम डिसाइड कर रहा है। तो हमने बोला भैया देखो आप तो एसोसिएटेड हो और आप इस ट्रांजेक्शन के सारे टर्म्स सेट कर रहे हो या सब्सटेंशियली सेट कर रहे हो, तो ये ट्रांजेक्शन भी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ओके विद इट। लेकिन सपोज ये एसजे भी रेसिडेंट, ये भी रेसिडेंट, क्या अभी भी ये एसोसिएटेड, अभी भी ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जा सकता है? आंसर इज यस, यदि ये पार्टी नॉन रेसिडेंट हुआ तो। यानी किसका नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है? दो एसोसिएटेड में से किसी एक का नॉन रेसिडेंट होना एटलीस्ट जरूरी है। और ये जो डमी इंटरप्राइज है ना एच, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी हो। हाँ ओके, आगे बढ़े। ये था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का 92A और ये था 92B। अब हम लोग चल रहे टुवर्ड्स 92C। कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, 5 मेथड है। सबसे पहले मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कप मेथड। इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस विथ नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। प्राइस विथ नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हो गया। यदि नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइज वाले टर्म्स है तो ये प्राइस एसोसिएटेड इंटरप्राइज वाले टर्म्स होते तो क्या प्राइस होता? ये हमने अपनी भाषा में डाल दिया कि ये जो प्राइस है ना, ये तो तब है जब नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइज वाले टर्म्स है। यदि एसोसिएट इंटरप्राइजेस के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके टर्म्स होते तो क्या प्राइस होता, वो एडजस्टमेंट कर दीजिए। द रिजल्ट विल बी आर्म्स लेंथ प्राइस। हाँ, अच्छा लगा क्या ये इंग्लिश बीच में डाला हुआ? थोड़ा अजीब है लेकिन यूजफुल है। ओके, इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास सम्स और बना ही लिए थे। रीसेल प्राइस मेथड, this method is applicable when an enterprise purchase from an associated and sell to non-associated। तो कब लगता है ये हमने लास्ट क्लास नहीं किया था। चेक इट, यहां से स्पीड थोड़ी रिड्यूस करूंगा। जब ट्रांजेक्शंस हुए थे, जब हमने किसी एसोसिएटेड से परचेज करके
नॉन एसोसिएटेड को बेचा है, तो ये मेथड अप्लाई होगा। इसमें जिस प्राइस में हमने नॉन एसोसिएटेड को बेचा है वो प्राइस होगा स्टार्टिंग पॉइंट, सेल प्राइस टू नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। उसके बाद एक जीपी माइनस करना है, प्रॉफिट मार्जिन माइनस करना है, एंड द रिजल्ट विल बी आर्म्स लेंथ प्राइस। लेकिन ये जीपी कैसे माइनस करेंगे, ये एडजस्टेड जीपी माइनस करना है। ये एडजस्टेड जीपी क्या होता है, एडजस्टेड जीपी मतलब मार्केट का जो नॉर्मल रेट ऑफ जीपी चल रहा है जिसमें हम लोग नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना है फॉर डिफरेंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं ट्राई करता हूं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। एक सेकंड। जैसे सपोज अपने हैं एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, इसकी इस इंटरप्राइजेस, ये फॉरेन कंपनी है, हम लोग इंडियन कंपनी है। हमने इनसे माल खरीदा 20,000 में, ठीक है, और ये माल मार्केट में बेच दिया 30,000 में। वी आर साउंडिंग वेरी रीजनेबल, राइट। अब गवर्नमेंट ने अंदर की बात पता लगाई, तो गवर्नमेंट ने देखा कि मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन चलता है 50%, ठीक है, और ये 50% तब चलता है जब 1 महीने की उधारी हो, 1 मंथ क्रेडिट हो, और 1 ईयर की वारंटी हो, और 10,000 का लॉट हो। ये मार्केट का ट्रेंड है जनरली। लेकिन हमारे ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ, थोड़ा ये भी देखिए। हमारे ट्रांजैक्शंस में हमने 3 मंथ्स की क्रेडिट दी है, 2 ईयर्स की वारंटी दी है, और हमारा लॉट है 5,000 क्वांटिटी। और इसके लिए कितना एडजस्टमेंट करना है ये सब में दिया रहता है। जो सबसे टफ काम है वो सब में दिया रहता है। सब बोलता है इसलिए 2%, इसलिए 3% और इसलिए 5% एडजस्टमेंट कर दीजिए। हमने बोला भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्टिंग पॉइंट रहा, रीसेल प्राइस। जितना में बेचा सर आपने, हमने बोला हमने 30,000 में बेचा। अब इसमें से लेस क्या करना है, एडजस्टेड जीपी। अभी एडजस्टेड जीपी कैसे निकलेगा, तो पहले जीपी निकालिए। जीपी है 50%। जीपी 50% तब है जब आप 1 महीने की क्रेडिट देते हो। हमने तो 3 मंथ्स की क्रेडिट दी है, ज्यादा क्रेडिट दी है, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए हमें। वन ईयर की वारंटी देते तो 50%, हम लोग तो यहाँ पे 2 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं। भैया ज्यादा वारंटी दे दे तो और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो पोसाएगा कैसे। और 50% जीपी है जब 10,000 का लॉट है। आप तो 5,000 के लॉट में बेच रहे हो, तो बंदा यदि कम लॉट में बेचेगा तो मार्जिन ज्यादा रहेगा, लॉट डिफरेंस। यानी हमारे देश में प्रॉफिट होनी चाहिए 60%, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया हमने, एडजस्टेड जीपी। अब हम इसमें क्या करेंगे, 30,000 में 60% हटा देंगे, 18,000। यानी लॉजिकली ये परचेज होना चाहिए था 12,000 में, और आपने कितने में परचेज किया, 20,000 में। दैट सोच आप अपना परचेज ज्यादा दिखा रहे हो। आपका परचेज प्राइस होना चाहिए था 12,000, आपने परचेज प्राइस दिखा दिया 20,000। तो आपकी इनकम अब 8,000 इंटू क्वांटिटी कितनी है, 5,000। 8,000 इंटू 5,000 से आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट प्लस मेथड नहीं है, ये रीसेल प्राइस मेथड है। उसमें भी प्रॉफिट को एडजस्टेड जीपी करते थे, इसमें भी एडजस्टेड जीपी करते हैं। उसमें कॉस्ट में ऐड करते थे, इसमें लेस करते। भाई ऑनलाइन में जिसको तो डाउट है, सब में तो फटाक से जवाब दो, अदरवाइज चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर। अब आइए कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड ये बोल रहा है कि जब आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस
खुद बना के बेचते हो तो वहां पे आप अपना कॉस्ट प्लस मेथड ले लीजिए, क्योंकि कॉस्ट का रिलायबल डेटा है ही आपके पास, और मार्केट की क्या प्रॉफिट मार्जिन चल रही निकाल लेंगे। तो यहां पे आप अपने सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों जोड़ दीजिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। जो आपने दूसरी इंटरप्राइज को बेचा है उसका सारा कॉस्ट जोड़ दीजिए। अब एक नॉर्मल जीपी मार्कअप ढूंढिए बिटवीन नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। अब उस नॉर्मल जीपी को आप एडजस्टेड जीपी करके निकालिए फॉर डिफरेंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब वो एडजस्टेड नॉर्मल जीपी मार्कअप आप कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, खत्म। देवदत्त निराला बोल रहा है एग्जाम्पल कुछ सॉल्व कर दीजिएगा। भाई साहब ये क्या था, ये एग्जाम्पल ही तो था और मैंने सॉल्व भी तो किया। और एक मेथड पे से बेसिस हम लोग इस रिकैप में डिजर्व नहीं करते। इसमें आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए। सही हूं, ट्रैक पे हूं? ऐसा भी सम ही था मेरे हिसाब से। आप एक बार दोबारा चेक कर लो। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपके मन में शांति नहीं हुई तो आपके मन की शांति मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आई विल टेक केयर। ओके, और आप तो निराला देव हो भैया, जप नाम जप नाम जप नाम। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ये मेथड क्या बोलता है, जो मार्केट में सबसे बेसिक चल रहा है कि आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन रियलाइज बाय इंटरप्राइज विद एन एसोसिएटेड इंटरप्राइज कंप्यूट करिए। ये नेट प्रॉफिट आप कैसे भी कंप्यूट कर सकते हो। इट मे बी कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज, एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल, जो आपका रीजनेबल मेथड लग रहा है यहाँ पे। तो पहले आप अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट करिए जब आप ट्रांजेक्शन लेते हो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से। The net profit margin referred to step 2 is adjusted for functional and operational difference, and the net profit margin in step 2 is replaced with net profit margin computed in step 3. समझाता हूं क्या बोल रही है। आपका और आपकी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कितने में हुआ, सपोज ये प्रॉफिट मार्जिन 40% हुआ, तो आपका सेल कितना पहले ये बता दीजिए। सपोज हमारा सेल हुआ है 10 लाख में, तो पहले तो इस 10 लाख से 40% अपना हटाइए। आजा, अब आप एक परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस लिए एडजस्टमेंट करिए कि यदि ये टर्म्स की जगह ये टर्म्स होता तो आइए तो आपका एडजस्टेड जीपी आ जाएगा। सपोज ये आ गया 60%, तो अब यहां पे अपने जीपी 60% लिए इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ, 60% इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये मोटा मोटी हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60, 9 लाख। तो यहां पे 9 लाख ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग नेट या ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड निकालते हैं। जैसे इसका नाम है, पहले आप एक ट्रांजैक्शन ढूंढिए। पहले आपका जो ट्रांजैक्शन है विथ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जिस प्राइस में आपने ट्रांजैक्शन दिया है उसमें से आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लेस करिए। आपकी जो क्या प्रॉफिट मार्जिन आपका अकाउंट्स बताएगा, वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन सपोज 40% है, वो यहां से माइनस करिए, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट आ गया। अब इसमें आप एक एडजस्टेड प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दीजिए। अब एडजस्टेड प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे, जैसे कॉस्ट प्लस मेथड में निकाल रहे थे, जैसे रीसेल प्राइस मेथड में निकाल रहे थे, वैसे निकालेंगे। निराला के लिए सब लेता हूं, ठीक है। सारा खेला एग्जाम से नजदीक में ना साइकोलॉजी का है। यदि बच्चे को लगता है मेरा सम किया हुआ है, साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो ठीक क्लियर कर लेगा। इसलिए किसी की साइकोलॉजी खराब नहीं होनी चाहिए।
आपको दिया हुआ है एक्स लिमिटेड, sold goods to associated enterprises for 40 lakh. डेटा छोटा रखता हूं, हाँ, for 40 lakh at a profit margin of 70% on cost. कम करता हूं, at a profit margin of 30% on cost. तुम्हें निकालना है दम, हाँ. नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन इज 40% ऑन सेल्स. वेयर गुड्स आर sold on FOB and 3 months credit. Transaction between ATS Limited and associated enterprises are at 1 month credit and FOB and CIF. For difference in credit, 1% adjustment in net profit is required, and for difference in delivery, 3% of sale profit to be adjusted. Find arm's length price. साथ में कहां से स्टार्ट करूं? 40 लाख से. तो 40 लाख से पहले 30% ऑफ कॉस्ट हटा दीजिए. ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने में हुआ आप लोग का? 40 लाख. इसमें से प्रॉफिट हटा दीजिए. कितना? 30% ऑन कॉस्ट. 30% ऑन कॉस्ट मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स? तो कैसे निकाले इसको? ये निकाल लिए क्या कॉमन सेंस से? यही सोचे थे. ईमानदारी से बता दो यार, बहुत जरूरी होती है ईमानदारी कभी कभी. 9,23,070 रुपए. मैडम ये ईमानदारी से आ जाता क्या आपका? मेरा भी 76 आया, इसमें क्या हुआ? ठीक है, 9,23,077 रुपए. तो इसमें क्या आया? यह आया 30,76,923. अब इसमें अच्छा पहले बताइए, ये क्लियर हुआ क्या आपका? ऑनलाइन वाले बता देना. हाँ, एड एडजस्टेड जीपी. एडजस्टेड जीपी कितना? तो आपका जीपी कितना पहले बता दीजिए. जीपी मार्केट रेट या नॉर्मल जीपी कितना ये बता दीजिए. 50% ऑन सेल्स. चल थैंक यू भाई. तो नॉर्मल जीपी 40% ऑन सेल्स. ओके, आगे. फॉर डिफरेंस इन क्या क्रेडिट पीरियड कितना एडजस्टमेंट करूं बताना? 1% ऐड करूं कि लेस करूं? सोच लो ठाकुर, एक बार देख लो दोबारा. हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन इज 40% व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन एफओपी एंड 3 months क्रेडिट. तो 3 month की क्रेडिट होती है तो प्राइस है, तो प्रॉफिट लेते 40%. आप तो 1 month की क्रेडिट दे रहे हो, लेस. आपको क्रेडिट कम दे रहे हो तो फिर प्रॉफिट ज्यादा कैसे ले रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे 1% से इसको लेस कर देते हैं.
फॉर डिफरेंस इन डिलीवरी 40% प्रॉफिट है जब एफओबी पे माल जाता है, परंतु हमारा माल तो सीआईएफ में जाएगा, तो हम लोग डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो सर डिलीवरी दे रहे हैं तो मार्जिन ज्यादा लेंगे ना आपसे, ये तो पोसाएगा कैसे। तो भैया हमारी प्रॉफिट हो गई 42% ऑन सेल्स। बोलो मैडम 42% ऑन सेल्स। अब यदि तुझे क्लियर है तो यहाँ पे 42% ऑन सेल्स बढ़ा दे, कितना होगा? ऑनलाइन वालों आई एम वेटिंग, व्हाट शैल बी द प्रॉफिट? ऑब्वियसली ये कॉस्ट है, वेटिंग वेटिंग के यहां पे कितना होना चाहिए? लाउडर। प्रॉफिट बता रही हो मैडम 173 समथिंग, तो ये रॉन्ग है। हाँ मुझे मालूम है, यू आर सेइंग दिस वन। कितना? 40 लाख समथिंग, रॉन्ग है। वेट इन नेहा, वेट इन डॉली, निराला जी वेट कर रहा हूं मैं आप लोग का, बताइए यहां पे कितना आना चाहिए? देखिए ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड में यदि सम आएगा तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में आप उलझ जाओगे। लाउडर 2227। क्यों इस काम में आप अटक रहे हो इतनी देर से? ये हो रहा है 53,05,040 रुपीज। और ये आ रहा है 2228116। यही आया, यही आया। कैसे निकाला हमने? तो भाई हमने निकाला क्या, बस ये बताइए किस पे दिया हुआ है? 42% ऑन सेल्स। तो जिस पे दिया हुआ उसको 100 बैठाओ। तो ये 100 है तो ऑब्वियसली 42 है, तो ऑब्वियसली 58 है, तो 58 इक्वल टू दिस मच, तो 42 कितना होगा? कैसे आया? अरे भैया 52 होता है 30,76,923, इट्स 58, तो फिर 42 कितना होगा? आ गया डेटा। वैसे सिमिलर पैटर्न में यदि 30,76,923 ये 58 होता है तो 100 कितना होगा? याद है डेटा, और जोड़ेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसमें बेवजह मत उलझ जाना। पहली बात तो ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड आने का चांसेस था मैं आज, या तो ये जीपी में जो एडजस्टमेंट करना हो तो लॉलीपॉप है, बस आप इधर ही उलझ जाओगे 30% ऑन कॉस्ट और 43% ऑन सेल्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आई होप आप हैंडल कर लोगे। आई एम वेटिंग फॉर निराला जी रिस्पॉन्स। जप नाम कर रहे हैं क्या भाई? हाँ जवाब नहीं दे रहे भाई। ओके तो भैया हमने 5, अच्छा एक मेथड रह गया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड तब लगता है जब आप लोग कोई कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन बेनिफिट अपॉर्शन करते हो। कॉमन बेनिफिट इज शेयर्ड। जब एक सॉफ्टवेयर हमने खरीदा और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 जन यूज कर रहे हैं, मैं और मेरी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का खर्चा भी हमें बांट लेना चाहिए। हमने आधा आधा बांट लिया, तो लॉ बोले ऐसे नहीं होता, हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर से किसको कितना फायदा हो रहा है, जस्ट हाफ ऑफ नहीं बांट सकते। यूएसए पेप्सी और इंडिया पेप्सी, इन दोनों ने मिलके सपोज 2020 वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया, दोनों का एडवर्टीजमेंट हुआ। सपोज एडवर्टीजमेंट में खर्चा लगा 50 CR का,
तो दोनों ने आधा आधा खर्चा बांट दिया। अरे ऐसे थोड़ी बांट सकते हो आप। यूएस में तितेट हुआ है, परंतु वहां पे तितेट की पॉपुलैरिटी क्या है? कुछ नहीं। और इंडिया में तो तितेट 7.5 करोड़ तुम्हारे आईपीएल के लोग टीवी में देखते हैं, बात बात ही कितने देख रहे राम जाने। तो इंडिया तो दीवाना ही है तितेट की। तो यदि 50 करोड़ का खर्चा हुआ है तो इंडियन पेप्सी को जबरदस्त फायदा हुआ है, से 90%। और यूएस पेप्सी को ठीक ठाक फायदा हुआ है, नहीं तो बराबर फायदा हुआ है, से 10%। तो जिसने जितना बेनिफिट डिराइव किया है उस रेशियो में खर्चा बटेगा, रेदर देन हाफ ऑफ। तो आपने जो अपना खर्चा दिखाया है 25 करोड़, होना चाहिए 45 करोड़। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इसमें करते क्या हम लोग, जैसे सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ने मिलके कोई काम किया। इसने कैपिटल लगाई 50 लाख, इसने कैपिटल लगाई 40 लाख, इसने कैपिटल लगाई 10 लाख। इसने टेक्नीशियन आवर यूज किया 3000 आवर्स, इसने टेक्निकल आवर यूज किया 1000 आवर, इसने टेक्निकल आवर यूज किया 500। इसलिए रिस्क बियरिंग रेशियो है 5:3:2। तो ये वेरियस फैक्टर्स है जो इन्होंने अप्लाई किया, और ये अप्लाई करके इन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया। कॉस्ट पड़ा 4000 और बेचा 9000 करोड़। इन्होंने क्या किया, सेल प्राइस तो इक्वली बांट लिया। लो बोलता है ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप ये बताइए 4000 करोड़ किसने कितना खर्चा दिया? ओ यार 50 लाख, 5 9 10, कॉस्ट पड़ा 100 लाख और बेचा इन्होंने इसको सपोज 180 लाख में, 180 लाख में। तो लॉ बोलता है ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बांट दो। पहले बताइए किसने जितना पैसा लगाया। तो ए ने बोला मैंने 50 लगाया, बी ने बोला मैंने 40 लगाया और सी ने बोला मैंने 10 लगाया। अब ये जो 80 लाख की एक्स्ट्रा प्रॉफिट आई है, ये इन दोनों फैक्टर में देखा जाएगा कि ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटनी चाहिए। और ये टेक्निकल आवर और रिस्क फैक्टर देख के लगता है ये प्रॉफिट 2:1 में बटना चाहिए, ये सब में दिया रहेगा। तो ये 80 लाख प्रॉफिट आप जो इक्वली बांट रहे हो उसको 20-20-10 में बांटिए, 2:1 में बांटिए। तो ये आ जाए 16, ये आ जाए 32, ये आ जाए 32। तो प्राइस इस तरीके से बटेगा। और आपने क्या किया था, आपने किया था 180 तो इक्वल इक्वल इक्वल। ये नहीं चलेगा। दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज आर्म्स लेंथ वैल्यू। हाँ, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड तभी लगता है जब एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को बनाने में एक से ज्यादा एंटरप्राइज ने मेहनत किया है और सब ने अपने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन दी है। तो फिर वो जो प्रॉफिट स्प्लिट होगी वो उनका जो जो कंट्रीब्यूशन है उस रेशियो में स्प्लिट होगी। ठीक है, कुछ बोलना है? सपोज सी फॉरेन एंटरप्राइज है, ए बी इंडियन एंटरप्राइज। तो मैं तो फिनिश करता हूं तुम्हारी बात को। IIF जो है तो इंडियन एंटरप्राइज में आपने सेल दिखाई है 60, जबकि सेल होनी चाहिए 82। तो यहाँ पे प्रॉफिट 22 से बढ़ जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट 12 से बढ़ जाएगी, और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये बात आई थी अपनी। अभी हम लोग सिर्फ आर्म्स लाइन प्राइस कर रहे थे 92C, तो हमने 92C के अनुसार बताया, लेकिन ये ऐसे होगा, यानी सी में प्रॉफिट घटेगी नहीं, ए और बी की प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो जिसकी बढ़ेगी वो हम 92.3 क्या बोलता है कि आर्म्स लाइन प्राइस एप्लीकेशन के कारण किसी की भी इनकम डाउनवर्ड रिवाइज नहीं होती। तो सी का 92.3 के कारण डाउनवर्ड रिवीजन नहीं होगा और इन दोनों की प्रॉफिट अपवर्ड रिवीजन हो रही बढ़ जाएगी। यानी अल्टीमेटली आपसे चालाकी करके तो फायदा ही नहीं हुआ। आपके घर में आया रेवेन्यू 180 और आप सेल मान रहे हो 82, 72 और 60, है ना? चलो
A/S तो इसमें भी पढ़ लेते हैं. The combined net profit of the associated enterprises arising from international transaction in which they are engaged is determined. The relative contribution made by each of the enterprise to earn such combined profit is evaluated, and the combined net profit is then split among the all associated enterprises in proportion to their relative contribution. The profit thus apportioned is taken into account to arrive arm's length price. ये लैंग्वेज एग्जैक्टली वही है जो हमारे एग्जाम्पल में थी. ठीक है, आपने क्या सीख लिया? 92, 92A, 92B, 92C. साथ में हो? अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? 92D. इस साल ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो बकवास था, लेकिन इस साल इंपॉर्टेंट है. 92D बोल रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. आई फील फिट. कई बार ऐसा होता है यार, पढ़ाने के बाद मेरा फिब्रिश सब चला जाता है. तो नाउ आई कैन प्ले बेटर. 92D क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यदि आपने किया है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. और जब जब हमारे असेसिंग ऑफिसर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तब तब आपको वो देना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नॉट अवेलेबल, बनाया नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है. This is your responsibility that whenever you are entering into an international transactions, then you maintain the all relevant documents relating to such transactions in hand. जैसे वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, आपको 10 डेज के अंदर, ये पहले 30 डेज था, 10 डेज के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. फिर लॉ को लगा कि यार 10 दिन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अचानक इतना हार्श नहीं हो सकते. तो लॉ ने बोला द टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड by further 30 days. By further 30 days. आओ देखें. Every person or constituent entity into an international transactions who has entered into an international transaction or specified domestic transaction, ये specified domestic transaction क्या होता है अपने करेंगे, shall maintain information and document in respect thereof. The AO or the Commissioner Appeal may, in course of any proceedings, required to furnish any information or documents in respect thereof within a period of 10 days from the date of receipt of notice. AO or Commissioner Appeal may, on an application made by such person, extend the period of 30 days by a further period not exceeding 30 days. Extend the period of 10 days by a further period not exceeding 30 days. ठीक है. तो जो पहले टाइम लिमिट 30 दिन की थी, अब वो 10 + 30 हो गया. हाँ, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. और ध्यान रखना, एओ में, यानी एओ के पास वो पावर है, वो चाहे तो एक्सटेंशन दे, चाहे तो ना दे. ठीक है. यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते या समय पे नहीं दे पाते तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. The penalty can be 2% of the value of transactions. ये बहुत बड़ी पेनल्टी है. ये क्या था? 92D, 92(1), 92(2), 92(3) हो गया. 92A(2) 13th क्राइटेरिया हो गया. 92B(1) इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, 92B(2) डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया. 92C 5 मेथड विथ ऑलमोस्ट ईच के नीचे 8 सम हो गया. 92D डॉक्यूमेंट्स हो गया. आइए 92E. जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करेगा उसको एक सीए रिपोर्ट देनी पड़ेगी. सीए रिपोर्ट सर्टिफाइंग द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है. और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो 1 लाख तक की पेनल्टी है. ठीक है. सिंपल प्रोविजन 92E. हम लोग बढ़ रहे आगे. प्लीज एक बार ग्रुप में लिखते जाना कि हाँ सर यहाँ तक एकदम सही है और कॉन्फिडेंस है कि यहाँ तक हम लोग संभाल लेंगे. 92C में ही चल रहा है. 92C में आपने 5 मेथड ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना सीखा.
और प्रश्न आता है कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है। तो लॉ कहता है भैया कोई अप्रोप्रिएट मेथड वाली बात नहीं है, 5 में से जिसके आपके पास रेलिवेंट डेटा है वही अप्रोप्रिएट मेथड है। हाँ, तो वो बोलता है मेरे पास 8 से ज्यादा के रेलिवेंट डेटा है, अब बताइए तो जिससे ज्यादा डेटा ऑथेंटिक है, बोला नहीं नहीं सभी तो ऑथेंटिक है, अब बताइए। तो लॉ बोलता है फिर उन सारे मेथड से आप एएलपी निकालिए। मतलब जरूरी नहीं है कि एएलपी एक ही मेथड से निकलेगा, आप फिर एक से ज्यादा मेथड से भी एएलपी निकाल सकते हैं। और उन सारे एएलपी का फिर आप निकालने के बाद फिर हमसे बात करिए। तो आपने दिया और आपके 3 मेथड से एएलपी आया, यानी आपके पास 3 आर्म्स लेंथ प्राइस है। तो लॉ बोलता है इसका एवरेज ले लो, इसका एवरेज ले लो, खत्म। सिंपल अर्थमेटिक मीन। यदि इससे ज्यादा, सपोज आपने बहुत सारे मेथड आपके पास अवेलेबल थे और आपने तरह तरह के आर्म्स लेंथ प्राइस निकाले और आपके पास 10 आर्म्स लेंथ प्राइस आ गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर से निकलते हैं। सॉफ्टवेयर में डेटा डाला, फटाक से आया, दूसरा डेटा डाला, ये आया, तो 10 आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाए। तो लॉ बोलता है सुनो सुनो, 6 तक यदि आर्म्स लेंथ प्राइस आ रहा है, 6 से कम, तब तो आप अर्थमेटिकल मीन में चले जाइए। और 6 से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आ रहा है तो आप रेंज मेथड अप्लाई करिए। कौन सा मेथड? रेंज मेथड। अबे रेंज मेथड क्या होता है? रेंज मेथड बोलता है कि ऐसे में आप अपनी सारी आर्म्स लेंथ प्राइस जो जो आपने निकाली है, कितनी निकाली पहले बताइए। बोला हमने 9 निकाली है। बोला 9 ने बताइए क्या क्या आर्म्स लेंथ प्राइस आया। अब आपको भी रैंडम में मेरे को डेटा दे दीजिए। सपोज आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है 100 पे और आपके 9 एएलपी आए हैं 70, 80, 90, 100, 106, 109, 115, 115, 80, 82। देखो हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉ बोलता है सबसे पहले काम करो, जो स्टार्टेड है उसको 80 to 81 कर देता हूँ। इसको आप पहले अरेंजमेंट में डाल दीजिए। तो अरेंजमेंट क्या? 70, 80, 81, 82, 90, 100, 106, 109, 115। हाँ, अब आप इसका 35 परसेंटाइल निकालिए और 65 परसेंटाइल निकालिए। 35 परसेंटाइल कैसे निकलेगा? कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है? 9। तो 9 का 35% निकालिए, या 3.15। इसको नेक्स्ट कर दीजिए, फोर्थ नंबर ले लीजिए 8। अब 65 परसेंटाइल निकालिए। 65 इंटू 9, 9 का 65, 5.85। ये कितना हुआ? 6। मतलब नेक्स्ट राउंडेड ऑफ हमेशा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हो गया 100। यदि आपका ट्रांजैक्शन इस 2 रेंज के भीतर है तो आपका ट्रांजैक्शन इज द आर्म्स लेंथ प्राइस। तो भैया हमारा बाई गॉड ग्रेस 100 आ गया, तो भैया हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू आर्म्स लेंथ प्राइस। आप बोलेंगे सर सपोज ऐसा नहीं होता, सपोज हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है 108 या हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है 76, तो आप क्या करते? तो लॉ बोलता है यदि आपका इस रेंज में फॉल कर जा रहा है तब तो मैंने बता दिया आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आर्म्स लेंथ प्राइस है। लेकिन यदि आपका इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा है तो आप मीडियन निकालिए। मीडियन मतलब 50%। 50% ऑफ 9 इक्वल टू 4.5, 4.5 मतलब 5 लीजिए, मतलब 90। 4.5 मतलब हमेशा राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट, तो 90। तो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया 90, खत्म। सर एक बार दोबारा बता सकते हैं आप? हाँ श्योर, क्यों नहीं। साथ में हो निराला जी, कोई भी डेटा बता दीजिए, नंबर ऑफ डेटा बताइए, कितने आर्म्स लेंथ प्राइस आपके पास आए। सपोज 7, सिंपल रखते हैं 7।
डेटा बताइए, पहले आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइए, रैंडम कुछ भी 80, और आप अपना वेरियस एएलपी बताइए जो आपने निकाला है। तो सर हाँ 76, 82, 94, 99, डी अरेंज कर इसको 96, ताकि वापस एक बार अरेंजमेंट वाला स्टेप मिस्टेक नहीं हो जाए ना। 85 और 102, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको पहले अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले 76, फिर 82, फिर 85, फिर 94, फिर 96, फिर 99 और फिर 102। अब इसका आप 35th परसेंटाइल निकालिए। 35th ऑफ 7 बताना कितना हुआ और 65% ऑफ 7 बताना कितना हुआ। 2.45 जिसको 3 मान लीजिए, 4 इसको आप 5th मान लीजिए। तो 3rd डेटा एंड 5th डेटा, तो आपकी रेंज हो गई 85 से 96 के बीच में। यदि आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ रहा है 85 से 96 के बीच में, यदि आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रहा है तो वही आर्म्स लेंथ प्राइस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही, तो लॉ बोलता है ठीक है फिर मीडियन निकालिए। 3.5 इसको आप 4 करिए, 4 मतलब 94, तो आर्म्स लेंथ प्राइस आपका हो गया 94। हाँ गुड, डॉली का पेन बहुत तेज चलता है भाई, साथ साथ चलाती रहती लड़की। आगे बढ़े। ये तब हुआ जब आपके 7 या 9 जैसे डेटा थे। यदि आपके पास आर्म्स लेंथ प्राइस सपोज 20 है तो एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे आपका 35th परसेंटाइल 3.15 आया तो आपने 4th नंबर डेटा ले लिया। यदि 3.95 आता तब भी हम 4th नंबर डेटा लेते, लेकिन सपोज एग्जैक्ट 4 आ जाए तो फिर हम लोग 4 नंबर डेटा नहीं लेंगे, तब हम लोग 4th डेटा एंड 5th डेटा का एवरेज लेंगे। बहुत तो झमेला है कर तो हमें। ये सिंपल मीडियन का कॉन्सेप्ट है, बचपन से ऐसे ही है। इवेंट डेटा होने पे n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। मीडियन में क्लास 7 में से यही सीखा था। मैं एक बार 20 डेटा का एक बार बना के दिखा देता हूँ। आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मन से बोलिए कुछ भी, मैडम फटाफट बोलो तो 110। आप फटाफट 20 ALP बता दीजिए मुझे। इसका सीक्वेंस में लिख दो, सीधा सीक्वेंस में लिख दो, थोड़ी सी टाइम बचा लेता हूं। डेटा आपने स्कैटर्ड दिया था, हम लोग इसको सीक्वेंस में सजा के लिख रहे हैं। हाँ बोलिए। 70, जल्दी बोलना यार। बोलना बोलना, बस बोलने में शर्म आ रही है। कैसे फर्जी बिल बनाएगा सीए बनने के बाद राम जाने। सीए तो सोचता ही नहीं, जो मन में डेटा फटाफट मारता है। ठीक है, 20 डेटा थे आपके। अब आप इस 20 डेटा को जब कंपेयर कर रहे हो तो पहले 35 डेटा निकालिए। तो 35 परसेंटाइल निकालने पे आया 7। तो 7th एंड 8th डेटा के बीच वाला लीजिए, यानी 103.5। हाँ, अब 65th डेटा लीजिए, 13 नंबर डेटा। तो 13 एंड 14 के बीच वाला डेटा लीजिए, 128। आपकी रेंज हो गई 103.5 से 128। यदि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इधर फॉल कर रही है तो योर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द आर्म्स लेंथ प्राइस। खत्म। लेकिन यदि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू सपोज है 90 और इस रेंज में फॉल नहीं कर रही है तो फिर मिडिल डेटा निकालिए। सर 10 आया, 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में 10th डेटा हुआ
118 और 11वां डेटा हुआ 121, इन दोनों का एवरेज 8 1 9 2 1 3 1 1 2 डिवाइड बाई 2 119.5। आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया 119.5। ये तब लेंगे जब 6 से ज्यादा में डेटा हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता है सब एग्जाम में डिस्टर्ब करेगा। कर दिया तो अच्छी बात है, इजी इजी है। एमसीक्यू में डाल दे। मीन में टॉलरेंस रेंज का भी झमेला है। टॉलरेंस रेंज मीन कब अप्लाई होता है? जब 6 से कम डेटा। तो सपोज आपका आर्म्स लेंथ प्राइस है 82, 85, 82, 95 और 103 और आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है सपोज 90 पे। सपोज सेल का डेटा है, तो आपने माल बेचा 90 पे, आर्म्स लेंथ प्राइस आ रहा है 82, 95 और 103। तो हम बोले पहले मीन निकाल दो यार। एच बार इक्वल टू 82 प्लस 95 प्लस 103, जो आर्म्स लेंथ प्राइस थे सबका एवरेज यह आ गया 93.33। अब लॉ बोलता है कि यदि ये रेंज 3% के अंदर है, यदि आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू इसके 3% के अंदर में है तो ये टॉलरेंस रेंज के अंदर है। तो 93.33 का हमने 3% निकाला 2.8, लेकिन आपको पता आप लोग के बीच में डिफरेंस 2.8 से ज्यादा है, ये टॉलरेंस रेंज से बाहर है, तो यही एएलपी माना जाएगा। सपोज आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रहा होता 92, तो ऑब्वियसली ये टॉलरेंस रेंज से भीतर है, तो ऐसे में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू एएलपी। आई एम वेटिंग फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन कि उन्हें सब कुछ क्लियर है या थोड़ा और समझना है। मुझे लगता है सफिशिएंट था रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। वेट इन। तो ये हो गया हमारा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सेट्स, दिस वी हैव डन। ये पार्ट हमने कर लिया। हो गया क्या? डॉली ने बोल दिया क्लियर है, नेहा ने बोल दिया क्लियर है, निराला ने बोल दिया क्लियर है, और एक और विधि मैडम है वो भी बोल देगी। आगे बढ़े, बात बाकी भी बोल दो भाई। आओ नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया कि एक का इनकम बढ़ा तो ऑब्वियसली दूसरे का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, लेकिन इनकम बढ़ने वाले की इनकम बढ़ा दी जाएगी, दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी भी सूरत हाल पे आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण डाउनवर्ड रिवीजन नहीं आएगा। तो सर आप तो बोले द ऑब्जेक्ट इज टू बी रैशनल प्रॉफिट एंड वो सब झूठ की बात है। हम आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण किसी का प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। तो ये पॉइंट कवर्ड। अच्छा, बड़ी खास बात है, ध्यान से सुनना। हाँ, खास बात यह है कि आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण जो इनकम बढ़ी ना, हाँ, जो इनकम बढ़ी, उस बढ़ी हुई इनकम से आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, कोई 10-10 का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, कोई चैप्टर 6 का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। यानी ये आपकी इनकम, बढ़ी हुई इनकम टैक्सेबल है। नहीं समझे? बड़ा खास बात है, इसलिए एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ये सपोज आपकी टोटल इनकम है 88 लाख और आप 1088 लिए एलिजिबल बनते हो, आपका 50% डिडक्शंस मिलता है, तो आपकी इनकम टैक्सेबल होती है 44 लाख। लेकिन अचानक इनकम टैक्स ऑफिसर ने आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई कर दिया और आपकी टोटल इनकम में एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 92 मार दिया और आपकी इनकम 10 लाख से बढ़ा दी। दुख की बात है, लेकिन आप सोच रहे थे कोई बात नहीं, अपने को आधा तो 10AA में मिल ही जाएगा। तो 10AA में आपको डिडक्शंस तो मिलेगा, लेकिन इस 10 के कारण कुछ नहीं, 88 का ही आधा मिलेगा।
और आपकी टोटल इनकम एग्जैक्टली चेक करो 10 से बढ़ जाएगी। आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण जो इनकम बढ़ी है उससे आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, या 10 डबल एट या 66। अरे सर तो 50% ऑफ टोटल इनकम होता है। 50% ऑफ टोटल इनकम होता है एक्सक्लूडिंग 92 का एडजस्टमेंट। हाँ बड़े चलो बड़े चलो, हम लोग आ गए 92 CA में, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ये ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर से सीनियर बंदा है, नॉर्मली ये जॉइंट कमिश्नर रेंज के बंदे होते हैं, और इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेशन करने की। तो ये होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। जब भी असेसिंग ऑफिसर को लगे कि किसी पर्टिकुलर असेसमेंट करते समय उसे लगे कि इसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है और इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, ये काफी समझदारी की काम है कि हम लोग इसको टीपीओ को रेफर करते, तो एओ चाहे तो, आई रिपीट, एओ मे रेफर टू टीपीओ। तो एओ का ये डिस्क्रिप्शन है, वो टीपीओ को दे या ना दे। वो ऐसे भी बोल सकता है यार ये तो हम ही संभाल लेगा, लेकिन उधर टीपीओ के पास भी पावर है। टीपीओ किसी भी मैटर को, भले ही एओ रेफर करे या नहीं करे, सुओ मोटो किसी मैटर को पिकअप कर सकता है। बात क्लियर? ऑब्वियसली वो सीनियर है, सीनियर तो जूनियर की फाइल ऐसे भी रिवाइज कर सकता है, उसे डायरेक्शन दे सकता है, चल मुझे रेफर कर। क्या यहाँ पे तो बोला हुआ है कि डायरेक्शन देने की कोई दरकार नहीं सर, आप तो सीनियर हो, आप किसी भी फाइल को पिकअप कर सकते हो। जैसे ही एओ ने कोई मैटर टीपीओ को रेफर किया या टीपीओ ने स्लो मोटर कोई फाइल पिकअप कर ली, तो टीपीओ इमीडिएट एसएससी को इन्फॉर्म करेगा कि तुम्हारा मामला मेरे पास है, और इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो जो डेटा इंफॉर्मेशन है सब मुझे दो। एसएससी की जिम्मेवारी है कि वो विद इन द टाइम अलाउड वो सारे डेटा इंफॉर्मेशन एसएससी टीपीओ को फॉरवर्ड करे। टीपीओ सारे डेटा देखेगा और अपनी समझदारी से एएलपी निकालेगा। अब ऑब्वियसली टीपीओ वहां पे टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो भी एक एएलपी निकाल रहा है, वो भी बड़ा टेढ़ा काम है, ध्यान देना विधि मैम, तो वो भी वहां पे टाइम लगा रहा है। तो अब असेसमेंट में डिले हो रही है और उधर असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है सर जल्दी करिए मेरे को असेसमेंट कंप्लीट करना है। सपोज मामला स्क्रूटनी का है, तो स्क्रूटनी का असेसमेंट की टाइम लिमिट होती है अंडर सेक्शन 143(3) 12 महीने की, 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो उसको 12 महीने के अंदर असेसमेंट काम कंप्लीट करना होता है। टीपीओ भाई साहब फाइल पिकअप किए हुए, तो हमारा लॉ बोलता है कि जब भी मामला ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर हो जाएगा या जब भी कोई फाइल ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर पिकअप कर लेगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी, तो उसकी असेसमेंट की टाइम लिमिट 12 महीने से बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 12 महीने से। जो भी उसका नॉर्मल असेसमेंट का टाइम लिमिट है वो 12 महीना और बढ़ जाएगा, एग्जैक्ट 12 महीना बढ़ जाएगा। और टीपीओ को कब तक एएलपी निकाल के देना है? टीपीओ को एएलपी निकाल के देना है जैसे ही उसके असेसमेंट की टाइम लिमिट खत्म हो रही हो। असेसमेंट की ओरिजिनल टाइम 12 महीना प्लस 12 महीना, 12 महीना टीपीओ के रेफर हो जाए, इसलिए वो 24 महीना जैसे ही खत्म होने वाला हो उससे ठीक 60 दिन पहले, 60 डेज पहले तक टीपीओ को अपना ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के देना है। टू बी नोटेड, टीपीओ आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं करता, टीपीओ सिर्फ एएलपी निकाल के देता है। और टीपीओ ने जो एएलपी निकाल दिया वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है, उसको उसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, जस्ट उसको देख के अपना असेसमेंट कंप्लीट करके साइन करके देना है। इसलिए 60 दिन सफिशिएंट है। बात क्लियर? असेसिंग ऑफिसर अपना बात ही काम सलटाते रहो ना, वो खाली एएलपी निकालेगा और कुछ थोड़ी निकालेगा। तो आपको यदि पीजीबीपी में तो एक्सपेंडिचर अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, आप अपना काम करते रहिए। आपको कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन कुछ लेना है, कुछ नहीं लेना है, इंडेक्सेशन कुछ और अप्लाई करना है, जो करना आप अपना करते रहिए। आपको लगता है चैप्टर 6 का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, आप अपना करते रहिए। वो खाली एएलपी निकाल रहा है, वो वहां पे एएलपी देगा, आप अपना बात ही काम निपटाते रहिए। 60 दिन के अंदर असेसमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। टीपीओ के पास पावर क्या है? तो टीपीओ हैज द पावर स्पेसिफाई, सही पूरा ही पढ़ लेते हैं। Where AO consider it necessary or expedient so to do, he may with the previous approval of the commissioner refer the computation of the ALP to TPO.
तो प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर लेना पड़ेगा। आप ऐसे भी जानते हो असेसिंग ऑफिसर सीए को भी एक 142(2)A में ऑडिट रेफर करता है तो कमिश्नर का अप्रूवल लेता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भी रेफर करने के पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। Where a reference is made to TPO, time limit of assessment increases by 12 months to usual time. Okay. Where a reference is made to TPO, the time limit of assessment increases by 12 months to usual time. भाई ये repeat हो गया, बहुत important था तो लगता है 2 बार लिख दिया। On receipt of the order, the AO shall proceed to compute the total income of the assessee in conformity with the ALP determined. यानी जो टीपीओ ने बोला है उसी एएलपी से आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है। टीपीओ हैज द पावर अंडर सेक्शन 131, 133 एंड 133A। यानी सर्वे का पावर है, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, पावर टू डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। यदि उसके एएलपी निकालने में कोई एरर आ गई है तो वो एरर 154 के अनुसार ही रेक्टिफाई होगी। 154 में बोला हुआ 4 साल के अंदर वो कभी भी रेक्टिफाई कर सकता है। तो आप वो असेसमेंट प्रोसीजर में टाइम लिमिट देख लेना। एज पर सेक्शन 92(CA)(2)A, where any other international transactions comes to the notice of the TPO, he can determine the ALP of that also. Okay. तो ये तो हमने क्या कर दिया 92(CA). 92 1 2 3 3 सेक्शन होता है, 92A हो गया, 92B 1 2 2 सेक्शन हो जाए, 92C हो गया, 92D हो गया, 92E हो गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो गया और 92CAB हो गया। ठीक है, हम लोग चल रहे 92CB। सेफ हार्बर रूल काफी पॉपुलर है नाम, सेफ हार्बर रूल। क्या बोल रहे हैं? सेफ हार्बर रूल बड़ा सिंपल है। उन्हें लगता है कि यार ये जो एएलपी का झमेला है ना ये बड़ा ही बर्डनसम है। बर्डनसम है मतलब इतने सारे मेथड होते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, एक तरीके से ने एक बंदे ने एएलपी निकाला तो असेसिंग ऑफिसर दूसरे मेथड से निकाल देगा। यार इतने मेथड आप देख लो 20-20 एएलपी निकल सकते हैं। लॉ खुद बोलता है 20-20 एएलपी होने पे ऐसे निकालना वैसे निकालना। तो हम किसी भी मेथड से एएलपी निकाले आप तो दूसरा मेथड लगाएंगे, आप तो मामला टीपीओ तो भेजेंगे ही, मेरा तो पूरा टाइम बर्बाद होना ही है। तो उपाय है इसका। लॉ बोलता है देयर इज अ सेफ हार्बर, वी विल मेक इट। उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बता देंगे। यदि आपके कॉस्ट पे उतना परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन मारा हुआ है, मतलब आपने उतना प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है, तो हम लोग आपके ऊपर एएलपी निकालेंगे नहीं। तो सपोज आपका वो स्पेसिफाइड प्रॉफिट मार्जिन सपोज 40% है और आपने 40% मार्जिन दिखा के अपना धंधा किया है, तो लॉ बोलता है फिर इसमें हम लोग एएलपी निकालेंगे नहीं, झमेला ही नहीं करेंगे। और पढ़ लेते हैं। CBDT has been empowered to specify certain circumstances under which the ALP computed by the SSC shall be accepted. CBDT has been empowered to specify certain circumstances under which the ALP computed by the SSC shall be accepted by the IT department without any dispute. Such circumstances are called safe harbor. Determination of income under section 911 shall also be subject matter of safe harbor. ये 911 को ALP के साथ मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे भी देखना और एक आप बाद में पढ़ोगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वहाँ पे भी देखना। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में भी ऐसा है कि 911 वहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। अंडर दिस रूल ए थ्रेशोल्ड प्रोवाइडेड, एक सर्टेन सीलिंग दे दिया जाएगा, थ्रेशोल्ड सीलिंग कि इतना करो प्रॉफिट। If transaction is within the threshold, then entity can opt safe harbor rule और उसके बाद उसके ऊपर ALP कंप्यूट नहीं होगा। वो थ्रेशोल्ड कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया रहेगा। सेफ हार्बर आर नॉट नेसेसरी द आर्म्स लेंथ प्राइस। वो जो हमने परसेंटेज बताया थ्रेशोल्ड, वो जरूरी नहीं ALP है, लेकिन ठीक आपने उतना दिखाया है ना, हाँ उतना दिखाया, हाँ तो ठीक है फिर ALP नहीं निकालना है। यू नो ईज टू डू बिजनेस बस वही है। Even a person has opted safe harbor rule, still he need to maintain documents. Documents to maintain करना पड़ेगा। Safe harbor rule is generally more than ALP.
बता दिया इन्होंने, पोल खोल दी। ये सेफ हार्बर रूल नॉर्मली एएलपी से ज्यादा ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखते हैं। अरे यार ज्यादा ले लो, कम से कम झंझट से तो बचाओ यार, कुछ भी निकाल के दे दूं। होता है ना कि बार्गेन करने चाहते, कुछ भी बोलो, वो बोलता और अरे और क्या होता है पता ना तुमको कितना चाहिए, 30%, यहां तो ले 30% ले, झमेला चाहता हम सर, गॉट इट। तो तुम मेरे से थोड़ा ज्यादा ही ले रहा है, लेकिन कम से कम मेरे को ट्रांसफर प्राइसिंग के झमेले में तो मत डाल भाई, क्योंकि 20 तरीके निकालने थे, मैं 100 दूं तो तू बोले 140, तो तुम बता दे कितना प्रॉफिट रखना है, 30% प्रॉफिट के साथ कम से कम। तो 80 मेरा कॉस्ट है, 30% प्रॉफिट हमारा सपोज 120 आ रहा है, तो चल 120, मुझे मालूम आर्म्स लेंथ प्राइस 110 ही होगा, तो तू 120 पे टैक्स ले ले, कम से कम निपटा तो सही मेरे काम को यार। ओके, सेफ हार्बर रूल फिनिश। ये क्या था 92, अरे क्या था 92 सीए हो गया, अब 92 सीबी आ गया, ठीक है। अब आइए 92 सीसी, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट। क्या क्या हो गया, अच्छा ये बाद में करेंगे, पहले 92 सीसी फिनिश रहते हैं। एडवांस प्राइसिंग, सॉरी, आर्म्स लेंथ प्राइस से सभी परेशान है, उसी परेशानी का सॉल्यूशन निकाला गया सेफ हार्बर रूल, उसी परेशानी का सॉल्यूशन निकाला गया मिनिमम टॉलरेंस रेंज, उसी परेशानी का सॉल्यूशन निकाला गया रेंज मेथड। यार कुछ तो बताओ, तब तो ये सब सॉल्यूशन निकाले गए, उसी सॉल्यूशन में सबसे बड़ा सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 92 सीसी। ये कहता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास एक पावर है, वो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के साथ एक एग्रीमेंट कर सकता है विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया इनका आर्म्स लेंथ प्राइस कौन से मेथड से निकाला जाएगा। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है ये नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस कौन से मेथड से निकाला जाएगा। हाँ वो मेथड बता दो, हम उसी मेथड से हम भी निकाल देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो सीबीडीटी को अलाउ कर दे, और उसके बाद सीबीडीटी के पास एक पावर है कि वो किसी भी इंटरप्राइज के साथ एग्रीमेंट कर ले कि हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा। और ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए वैलिड है, और ये 5 साल आपकी मर्जी है, तो यहां से 5 साल या पिछले 4 साल प्लस 1 साल ऐसे ले सकते हो। लेकिन पुराने मेथड्स पे, पुराने मेथड से मतलब जो ईयर बीत चुके हैं उस पे यदि आप ये लाना चाहते हो क्या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो पहले अश्योर करिए कि पिछले सारे रिटर्न टाइमली भरे गए, प्लस आपको 5 लाख की फीस भी देनी पड़ेगी रोल ओवर के लिए, क्योंकि आप अपने पुराने पाप भी इसी में निपटा रहे हो, तो आपको 5 लाख की फीस देनी पड़ेगी। खैर, एक बार ये मेथड सेट हो गया तो जिस पीरियड पे वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एप्लीकेबल है, उस पीरियड में इसी मेथड से आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के असेसमेंट करना होता। अब यदि उन पीरियड का असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, रोल बैक है ना, 4 साल पुरानी बातें हो रही है, यदि उस पीरियड का असेसमेंट हो चुका है तो फिर से वो मॉडिफाइड असेसमेंट करिए, 1 साल की टाइम देंगे, उसका वापस से ईयर खोलिए, फाइल खोलिए और वापस से मॉडिफाइड असेसमेंट करिए, प्रोवाइडेड उस ईयर में उसने टाइमली रिटर्न भरा है। तो भैया रिटर्न तो टाइमली हमेशा ही भर देना चाहिए, रबड़ तो कभी नहीं करना चाहिए। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, एसएससी के ऊपर भी और कमिश्नर के ऊपर भी। और यदि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट यदि आपने किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन देके करवा लिया है तो ऑब्वियसली वो वॉइड एब इनिशियो है। आओ फटाफट पढ़े। CBDT can enter into an agreement with an SSC with approval of central government called advance pricing agreement. Advance pricing agreement shall be regarding determination of ALP or specify the manner in which the ALP shall be determined. It is valid for 5 years with rollback provision of 4 years. It is binding on SSC and CIT. It is void ab initio यदि आपने fraudulently लिया है तो, और SSC can file modified return within 3 months from end of the month in which assessment is agreement is entered into. यदि आपने उन पीरियड का रिटर्न भर दिया था तब आप मॉडिफाइड रिटर्न भरिए विद इन 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू।
ये क्या था? 92CC, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। लग रहा है कि हमारा चैप्टर हमारे रेंज से बाहर जा रहा है या ये टॉलरेंस रेंज के अंदर है? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो फटाफट। ये सर ये हमारे एकदम साथ में है। ओके ओके ओके, हम लोग आ रहे हैं 92CE में। सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सीसी हो गया, आप सीई में आ रहे हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ये बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है, पता नहीं इंडिया में लेट क्यों आया, वर्ल्ड वाइड तो आ चुका था। क्या है ये? ए लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, अपने अपने लेते हैं। एसएम लिमिटेड फॉरेन कंपनी, एसजे लिमिटेड इंडियन कंपनी। असल इंडिया वाले घोटाले में बहुत लगे हुए हैं, जिसको बोलते हैं ना, कौन सा अभी वो मैडम, कौन सी मैडम है यार, वो योगा वाली मैडम कौन है, शिल्पा शेट्टी, उनके भी अगेंस्ट में हवाला का केस आया है। तो हम लोग हवाला में नंबर 1 हो जाए, यहाँ से पैसा फॉरेन भेजने में हमें बहुत मजा आता है। तो सपोज एसजे लिमिटेड को भी अपना पैसा बाहर भेजना है। इसने क्या किया, एसएम लिमिटेड के साथ एक ट्रांजेक्शन किया। 50 लाख का माल है, इसने उसको 30 लाख में बेचा। हवाला हटाओ दिमाग से, हाँ ये बार हवाला हटाओ। तो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू कितने में हुआ? 30 लाख में। ट्रांजेक्शन वैल्यू हुआ 30 लाख में, लेकिन माल कितने का गया? 50 लाख। 50 लाख का माल चला गया, देश में आया कितना? 30 लाख। तो 92 बीच में कूदेगा, रुक जाओ, हम ये 30 लाख लेके तुम्हारी इनकम नहीं निकालेंगे। बोला तो कैसे निकालोगे भाई? बोला हम तुम्हारी इनकम निकालेंगे कंसिडरिंग आर्म्स लेंथ प्राइस 50 लाख। तो एसजे लिमिटेड ने बोला ठीक है भैया, 50 लाख के अनुसार इनकम निकाल लो। सपोज हमने प्रॉफिट दिखाई थी, रेवेन्यू हमने पीएल बनाया था, सेल 30 लाख, एक्सपेंडिचर 28 लाख, नेट प्रॉफिट 2 लाख। तो आप आर्म्स लाइन करके क्या उखाड़ लिए? आपने यहाँ पे 30 का 50 कर दिया, 2 का 22 कर दिया, आपने नेट प्रॉफिट पे 22 पे टैक्स ले लिया। ठीक है, ले लो टैक्स, लेकिन यहां से तो 20 लाख का पूंजी फॉरेन में जा ही चुका है एक्स्ट्रा। आप क्या लिए? 6.6 ही तो लिए, वो तो ऐसे भी लगता। लेकिन यहां से 20 लाख का मेरा पैसा फॉरेन चला गया, हवाला कर दिया मैंने, यहां से पैसा फॉरेन भेज दिया, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। लॉ बोलता है अरे 1 मिनट चाहिए, 20 लाख तो एक्स्ट्रा चला गया, टैक्स तो ले लिए, अरे टैक्स रिकवर्ड ओवर। लेकिन ये जो पैसा एक्स्ट्रा चला गया वो कब आएगा? तो लॉ बोल रहा है कि ये 20 लाख आपको 90 दिन, हाँ 90 दिन के अंदर वापस लाने पड़ेंगे। ये जो 20 लाख एडेड हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। लॉ बोलता है ये प्राइमरी एडजस्टमेंट जो हुआ ना 20 लाख का, वो पैसा 90 दिन में आप इंडिया में लेकर आइए, 90 दिन में। यार ये क्या बात हुई, आप मेरा इनकम कंप्यूट करिए। आप इनकम टैक्स वाले हैं कि फेमा वाले हैं? तो इनकम टैक्स वाले हैं, आप मेरे इनकम कंप्यूट कर लिए, उस पर टैक्स ले लिए, पेनल्टी ले लिए, इंटरेस्ट ले लिए, खत्म करिए बात, पैसा क्यों लाना है? बोलो सुनिए, 92CE में प्रोविजन है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली हम फेमा वाले नहीं है, हम आपको पैसा लाने के लिए नहीं बोल सकते। तो हमने आपको एक एडवाइस दी है कि 90 डेज के अंदर पैसा ले आइए। नहीं वो गलत बात है, वो हम पैसा लाए नहीं लाए, आपको क्या मतलब, आप अपनी इनकम निकालिए। बोला ठीक है, ठीक बात है। तो जो 20 लाख आप नहीं लाए ना, इसको हम आपका लोन मानेंगे, और इस पे इंटरेस्ट भी तो ऐड होना चाहिए। इनकम ऐड करने का तो मेरा राइट ही है, तो इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे। क्या रेट है मैं रेट बता दूंगा, उस रेट से इंटरेस्ट अपने ऐड करेंगे, और हर साल आपकी इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी। हर साल जब तक वो 20 लाख नहीं लाएंगे तब तक इनकम मानते रहेंगे, मानते रहेंगे, मानते सब 50 साल तक, 100 साल, 200 साल, 300 साल, जब तक तेरी कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, तब तक इस इंटरेस्ट का भी परपेचुअल सक्सेशन है।
तो ऑब्वियसली तुमको पोसाएगा नहीं, तो दूसरा ऑप्शन दिया, मतलब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करे, एडिशनल टैक्स और दो, काम खत्म कर। 18% टैक्स, 12% सरचार्ज और 4% सेस। 20.9664 इस प्राइमरी एडजस्टमेंट पे और दे, तेरा इंटरेस्ट का झमेला खत्म कर दे। तो ये दिल मान ले। और तुम्हारा जो भी प्राइमरी एडजस्टमेंट था उस पे तो हम टैक्स ले लिया, फिर फंसा हुआ इंसान को और लूट लो, तो उसने 20.9664 और लूट लिया, एडिशनल देना पड़ेगा। और नहीं तो 90 दिन के अंदर पैसा ले आ, तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। पैसा इंडिया में ले आ वापस, कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो जाए नहीं। बात क्लियर? अब एक चीज और क्या बतानी है, इंटरेस्ट कितना ऐड होगा। यदि आपका ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हुआ है तो 6 मंथ्स की जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, लिबोर बोलते हैं इसको, 30 सितंबर को जो वो रेट चल रही है +3%। और यदि ट्रांजैक्शन आपकी इंडियन करेंसी में हुआ तो एसबीआई का जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंड इन रेट है एसबीआई का, उसका 3.25% और ऐड कर दीजिए। इस रेट से आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। निराला क्लियर सम करता हूं, निराला क्लियर सम कर देता हूं। सपोज एसएम लिमिटेड फॉरेन कंपनी, एसजे लिमिटेड इंडियन कंपनी, इसने माल बेचा है, सेल हुआ है, दिखाया 30 लाख पे, 30 करोड़ करते हैं 30 करोड़ पे, जबकि इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस है 50 करोड़। तो अंडर सेक्शन 92 एडजस्टमेंट हुआ कितने का, इनकम में 20 करोड़ बढ़ा दी गई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पीए, प्राइमरी एडजस्टमेंट। क्लियर? अब 92CE आया, ये क्या बोल रहा है, ये 3 चॉइस आपके पास। ऑप्शन 1, 20 करोड़ रिपैट्रिएट विद इन 90 डेज, 90 डेज ऑफ द एडजस्टमेंट। जिस दिन हमने आपकी इनकम बढ़ा दी है वहां से 90 डेज के अंदर पैसा ले आइए। आप बोले ये तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, कोई बात नहीं। ऑप्शन 2, ये 20 करोड़ हम आपका लोन मान लेंगे और इस लोन पे एसबीआई की जो रेट है वो लैंडिंग रेट, उस पर 3.25% ऐड करके इतना इंटरेस्ट लगाएंगे आफ्टर 90 डेज। तो सपोज आफ्टर 90 डेज दिन बचते इस साल 170 दिन, तो 170 दिन का इंटरेस्ट इस साल, अगले साल से 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, चलता रहेगा चलता रहेगा। अब डर के बोला ये क्या बोल रहे सर, तो ऑप्शन 3, इस 20 करोड़ के ऊपर 20.9664 एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए। मुझे लगता है सबसे सेफ यही है, एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए। सबको क्लियर? ये हो गया 92CE। ओके, बोल दिया सब, आगे बढ़े। 92CE के बाद आते हैं CE नहीं, 92CE के बाद आते हैं। क्या बचा? दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन। पढ़ दूं एक बार? कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा यदि प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर का है। तो 1 करोड़ के प्राइमरी एडजस्टमेंट पे 92CE का एडजस्टमेंट नहीं होता। 92CE का एडजस्टमेंट होता है ओनली व्हेन द प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का हो। हाँ, सेकेंडरी एडजस्टमेंट अल्टरनेटिव है, ये 3 अल्टरनेटिव मैंने आपको बता ही दिया। ये स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होने पे लिबोर रेट +3% और इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन होने पे
SBI rate plus 3.25%. अब आइए 94B में, 94B में, 94B, हाँ 94B, 94B करने के बाद एक छोटा सा रिकैप करूंगा, रिकैप करने के बाद बचा हुआ पढ़ा दूंगा। 94B देख लीजिए आप। अगली क्लास परसों होती है, डाउटफुल है भाई। नॉर्मली फीवरिश बॉडी, उसके बाद फीवर, उसके बाद हाई फीवर, उसके बाद नॉर्मल फीवर। तो हो सकता है अगली क्लास हो ना हो, इसलिए अगली क्लास डे आफ्टर टुमारो है, नॉट श्योर। ठीक है, तो ये कब इन्फॉर्म करेंगे? परसों सुबह सुबह इन्फॉर्म करूंगा, यदि क्लास होगी तो। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब क्लास नहीं है। हाँ ठीक है। वो ये धूप और छाव करेंगे ना, ये होना ही है, ये होता ही सबके साथ हो जाए। तुम लोग अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखना, धूप में निकलो ही मत। हाँ हाँ। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टिबल, लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्टिबल। लॉ बोलता है कि जब आप लोग फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, तो आप लोग इंटरेस्ट ज्यादा दिखा देते हो, आप लोग इंटरेस्ट बेवजह दिखा देते हो, इसलिए हम आपका इंटरेस्ट एक लिमिट से ज्यादा आने नहीं देंगे। हमने बोला बताइए क्या लिमिट अब। तो सबसे पहले देखिए आप हो कौन। एसएससी इज एन इंडियन कंपनी और अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया एंड ही इज द बोरोवर। तो एसएससी दी लेंडर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको जितना इंटरेस्ट कमाते हैं दिखाना है दिखा दीजिए। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो हम लिमिट डालेंगे। लोन गिवन बाय एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आ रहा है। आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को लोन दिया है। लोन गिवन बाय नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, बट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस either guarantees the loan or given equal amount to such enterprises, then also 94B applicable। यानी आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को लोन नहीं देके किसी और को लोन दे दिया और उसने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को भिजवा दिया, या फिर आपने लोन नहीं दिया, किसी और ने लोन दिया, आपने उसको गारंटी दे दिया, या फिर किसी ऑनलाइन लोन दिया, आपने उसको पैसे भिजवा दिए, तो अल्टीमेटली तो आप ही ने लोन दिया, पैसा तो आप ही का निकला है ना। तो इसमें क्या लगेगा? 94B लगेगा, 94B लगेगा। इंटरेस्ट एक्सीड्स 1 CR, तो डिसअलाउड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? लोअर ऑफ दी टू, एक्सेस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल टू AE, एक्सेस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल टू AE। अब एक्सेस इंटरेस्ट क्या है? टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA, टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA, ये हो गया पॉइंट नंबर A, और पॉइंट नंबर B हो गया इंटरेस्ट टू AE। ये इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ये डिसअलाउड इंटरेस्ट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 8 असेसमेंट ईयर तक। कभी ऐसा हुआ कि ये लोअर हो गया है, एक्सेस इंटरेस्ट से शॉर्ट इंटरेस्ट हो गया, तो एडजस्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक मैट एडजस्टमेंट, मैट क्रेडिट। इफ द बोरोवर इज बैंक, तो ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता। बोरोवर इज बैंक और नोटिफाइड NBFC, ये नोटिफाइड NBFC इस साल का अमेंडमेंट है। तो यदि बोरोवर बैंक या NBFC है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। इस पे सम चाहिए भैया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन से समझिए। टॉपिक बताइए क्या है? 94B। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट इज अलाउड। एक बार मेरी भाषा में दोबारा सुन लो। एसएससी कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैज गिवन लोन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैज गिवन गारंटी ऑफ लोन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, या प्रोवाइडेड इक्वल मनी टू द लेंडर, or associated enterprises has provided equal money to the lender. Okay. कंडीशन यही सब है यार। क्या? इंटरेस्ट इज मोर देन 1 CR,
अब कितना डिसअलाउड हो रहा है ये बता दीजिए। लोअर ऑफ 2, लोअर ऑफ 2 है या हायर ऑफ 2 है? लोअर ऑफ 2। क्या? टोटल इंटरेस्ट माइनस EBITDA, सॉरी EBITDA, अरे वो जो भी, हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका 30% या जाए, और इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, इन दोनों में से जो कम है उतना इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। क्रेडिट फॉर सच इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years। ऐसा था। अब एग्जाम्पल दीजिए। सपोज आपने इंटरेस्ट दिया है टू एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज 2 करोड़, इंटरेस्ट टू नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज आपने दिया है 5 करोड़, आपकी EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, सपोज 1300 करोड़, 1300 करोड़, 13 करोड़, आपका डेप्रिसिएशन है 200 लाख, आपका प्रीलिम एक्सपेंसेस है जिसको आप अमोर्टाइजेशन बोल सकते हो 100 लाख। ये डेटा है। तो हमने बोला ठीक है भैया निकालते हैं। डिसअलाउड इंटरेस्ट, टारगेट पे सीधा हाथ रखो। नंबर 1 क्या? एक्सेस इंटरेस्ट, हिंदी बताओ उसका। टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA। ठीक है, जो भी आया, हाँ स्पेल रॉन्ग है तो रॉन्ग है। और इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड इंटरप्राइज, इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस डेटा है आपके पास 200 लाख, और टोटल इंटरेस्ट का डेटा है आपके पास 200, 500, 700 लाख, और 30% ऑफ EBITDA, EBITDA निकाल देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या आया ये आया नेट प्रॉफिट यानी EBIT 1300, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो बिफोर इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है, प्लस डेप्रिसिएशन 200 प्लस अमोर्टाइजेशन 100, 1600। तो 30% ऑफ 1600 कितना हुआ? 400 से 230। तो डिसअलाउड इंटरेस्ट हो गया 200। पूरा का पूरा इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस डिसअलाउड हो गया। जब कभी आपका एक्सेस इंटरेस्ट की जगह शॉर्ट इंटरेस्ट आ जाए तो आप इसका बेनिफिट ले लेना। चलो अच्छी बात है, ये भी क्लियर। एक बार छोटा सा रिवीजन करना जरूरी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसके लिए जिनको अभी भी ऐसा फील नहीं आ रहा है कि यार ट्रांसफर प्राइसिंग तो मेरे हाथ में है, वो एक बार मेरे साथ आओ और मुझे बताना तुम्हें क्या नहीं आता। ठीक है। 92(1) इनकम शैल बी कंप्यूटेड हैव इन रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। आता था 92(2). यदि 2 या 2 से ज्यादा एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस कोई एक्सपेंडिचर शेयर कर रहे हैं, कोई बेनिफिट ज्वाइंटली ले रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट है वो अपॉर्शन जो होगा वो भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे होगा। 92(3) कि आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण आपकी इनकम का डाउनवर्ड रिवीजन नहीं होगा। 92(a)(2) तेरे क्राइटेरिया 16 बच्चों, नहीं तो गब्बर सिंह फिर रुला रुला के हटा दो मारेगा हा हा हा। शेयर्स में 26% वोटिंग पावर 2 है, 26% और मोर। लोन में 51% और मोर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मोर देन हाफ और एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
नॉन टेंजिबल में 100%, गारंटी में 10% और मोर, सेल में 100% और मोर। और मोर क्या होगा? फर्म में 10% और मोर, रॉ मटेरियल में 90% और मोर। ये रिलेटिव कुछ है नहीं, रिलेटिव एंड एचईएफ। तो कहां पे कितना परसेंटेज था याद है? सिर्फ 8 में मोर देन हाफ है, बात ये सब में और मोर है। मोर देन हाफ किसमें है? कोड ऑफ क्रेडिट है। 92B1 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? कम से कम 2 एसोसिएटेड इंटरप्राइज होना चाहिए, कम से कम 8 नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन कोई भी नेचर का हो सकता है, गुड्स का, टेंजिबल प्रॉपर्टी का, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का, सेल का, परचेज का, लीजिंग का, रेंटिंग का, या प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज का, या कोई कॉमन एक्सपेंडिचर बांटने का, या कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का। ट्रांजैक्शन कोई भी नेचर का हो सकता है। 92B2 डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन किसी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ नहीं होते, किसी नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस डिसाइड कर रही है, या एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ प्री अरेंजमेंट था इस तरह के ट्रांजैक्शंस लिए, तो उसको बोलेंगे डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। 92C 5 मेथड, कप मेथड, सीपीएम मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, पंडित संजय मुंद्रा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, एंड TNM हमारे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है। तो ये 5 मेथड है, किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, भैया जिससे डेटा हो, क्या बताए, जिससे डेटा आपके पास अवेलेबल हो। यदि 8 से ज्यादा ALP आ रहा है तो उसका अर्थमेटिकल मीन निकाल लीजिए विथ 3% टॉलरेंस रेंज। और यदि आपके 6 या 6 से ज्यादा मोर देन 6 यदि आपके पास डेटा आ रहे हैं तो आप उसका रेंज मेथड ला दीजिए। वो 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल एंड मीडियन। 92D डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन 10 दिन के अंदर दे देना, और ये टाइम लिमिट आपके रिक्वेस्ट पे वो एक्सटेंड भी कर सकता है बाई 30 डेज। 30 डेज है, देख लेंगे इसको, हाँ, नो डिबेट। एंड नहीं करेंगे तो 2% की पेनल्टी है, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस। 92E CA रिपोर्ट नहीं दिया तो 1 लाख की पेनल्टी। 92CA TPO ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मे रेफर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। TPO खुद भी एक केस को सो मोटो पिकअप कर सकता है। TPO जो बोलेगा वही AO तो मानना पड़ेगा। ALP TPO तो रेफर हुआ है तो फिर TPO का असेसमेंट का टाइम लिमिट 12 महीने से एक्सटेंड हो जाएगा। TPO के पास वो सारे पावर है, कौन कौन से? वो सर्वे करने का, कॉल इन इंफॉर्मेशन करने का, या डॉक्यूमेंट्स मानने का। यदि TPO को मामला रेफर हुआ है तो TPO को कब तक ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के देना है? असेसमेंट की टाइम लिमिट एक्सपायर होने के 60 दिन पहले। 92CB सेफ हार्बर, हार्बर एंड बीच मिलते जुलते वर्ड है, बीच एंड हार्बर। तो सेफ हार्बर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उस केस में एक थ्रेशोल्ड हम लोग बता देंगे। उस थ्रेशोल्ड तक यदि आपने ट्रांजैक्शंस कर लिया है तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे कोई डिबेट नहीं होगा। 92CC क्या? हाँ, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। The CBDTs having the power to enter into an agreement with any SSC with the prior approval of the central government. The agreement shall be valid for 5 years. 5 years forward, या 4 साल पुराना 1 साल अभी का। ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है। यदि आपने फ्रॉडुलेंटली लिया तो वॉइड एब इन इश्यू है।
और इसलिए मॉडिफाइड रिटर्न बनना पड़ेगा, मॉडिफाइड असेसमेंट होगा। पुराने साल का असेसमेंट अभी होगा जब आपने रिटर्न फाइल टाइमली किया हो और 5 लाख की एक्स्ट्रा फीस दी हो। 92 CE सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट दी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 1 करोड़ से ज्यादा का है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा SBI की रेट प्लस 3.25 या फिर लिबोर की रेट प्लस 3%, या फिर आप 20.966 टैक्स देके खत्म करो, और या फिर आप 90 दिन के अंदर सारा पैसा ले आओ। सेकेंडरी एडजस्टमेंट। 93 तो चाहिए नहीं, 94 NJ बताएगा अभी थोड़ी देर में। 94B NJ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आज की डेट में तो NJ है नहीं, पेपर में बहुत बार आया हुआ NJ, लेकिन आज की डेट में तो रियल NJ है नहीं। NJ is what? Central government is having the power to declare any area as non-jurisdictional area. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस पावर को यूज करके, मतलब इन दिनों में जो NJ था उसको विड्रॉ कर दिया। 94B ये क्या है? एक्सेस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यदि 1 करोड़ से ज्यादा आपने एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को दिया है, आप यहाँ पे लेंडर हो, तो आपका एक्सेस इंटरेस्ट हम डिसअलाउ कर देंगे। अरे सर वो तो आर्म्स लाइन प्राइस के अंदर है तो क्यों डिसअलाउ कर दोगे? डिसअलाउ कर देंगे। आर्म्स लाइन प्राइस के अंदर है तो क्यों डिसअलाउ कर देंगे? कर देंगे। 94B बोलता है कर देंगे। कितना डिसअलाउ करेंगे? आपका टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA। अरे घर में पैसे पड़े फिर भी बोरो करके धंधा कर रहे हैं तो मना नहीं करेंगे। रिजर्व पड़ा है, कैपिटल पड़ी है, वो यूज नहीं कर रहे हैं और बोरो कर रहे हैं ताकि एक्सपेंडिचर ज्यादा मार दे ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। तो आपका आर्म्स लाइन प्राइस पे ट्रांजेक्शन है तो क्या हुआ? हम इंटरेस्ट डिसअलाउ कर देंगे। 30% ऑफ EBITDA और इंटरेस्ट टू ALP, इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड इंटरप्राइज व्हिच एवर इज लोअर, इतना हम डिसअलाउ कर देंगे। और यदि आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो ठीक है, 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, बाद में कभी ना कभी तो आपका एक्सेस इंटरेस्ट शॉर्ट इंटरेस्ट में आएगा, तब एडजस्ट मार देना, तब उस समय आपका इंटरेस्ट ज्यादा अलाउ हो जाएगा। तुम सरप्राइजिंगली हो इतना सही है आर्म्स लाइन प्राइस, तुम्हें फील होना चाहिए थी तुम्हारी मुट्ठी में ये है। क्या ये बेटी नेहा, ये तुम्हारी मुट्ठी में है क्या? ओके ओके, अब क्या बचा? NJ 94A। नेहा बोले हम कब के सो गए सर, आप क्या पढ़ा रहे हो? अब तो तभी के सो गए, नींद आ रही मुझे तो। ओ बोल दिया, यस सर लिख दिया इसने। या तुम लोग बोलता नहीं सर इतनी सर्दी लगी है, चाय पी लीजिए। इतने धंधे हो तुम लोग, हाँ इतना स्वार्थी हो गया तुम लोग। ये तो हम चाय पीना छोड़ दिया, ऊपर से जो पी रहा वो भी तुम याद नहीं दिला। (94A) क्या बोलता है? 94A बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि यदि उसे लगे, हैविंग रिगार्ड टू, यदि उसे लगे कि दूसरी एरिया का, दूसरी जुरिडिक्शंस का हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, वहां से हमारी कंट्री की टेरिटरी आउटसाइड इंडिया के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है, तो वो उस एरिया को NJ डिक्लेयर कर देगा। अभी इंडिया थोड़ा डोमिनेंस में वर्ल्ड में, तो अभी सब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो अभी कोई NJ नहीं है। जिस दिन इंडिया डोमिनेंस अड़े आएगा फिर लोग बोले साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो फिर इंडिया को NJ डिक्लेयर करना पड़ेगा। व्हाटएवर, अभी राइट नाउ NJ का लफड़ा नहीं है, तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एरिया को NJ डिक्लेयर कर सकता है। यदि NJ डिक्लेयर हो गया कोई एरिया, तो ध्यान रखिएगा उसके साथ आपके जो भी ट्रांजेक्शन हो, उस एरिया के साथ आपके जो भी ट्रांजेक्शन हो, वो सारे ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिए जाएंगे। अरे वो हमारा एसोसिएटेड ही नहीं है, काहे मान लेंगे आप? मान लेंगे क्योंकि वो NJ है।
एनजे के साथ ट्रांजेक्शन होते, ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इनकम शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस। तभी ये तो ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में पढ़ा है ये सेक्शन। दूसरा, पहला कंसीक्वेंस, दूसरा कंसीक्वेंस ये होगा कि उसने जितने भी फिनेंशियल एक्सपेंडिचर है, बैंक इंटरेस्ट है, व्हाटएवर, वो एक्सपेंडिचर तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक वो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तीसरा, उस एनजेए से आपको जो भी पैसा मिला है, इनकम जो भी इनफ्लो हो रहा है, आपके ऊपर ओनर्स टू प्रूफ है कि आप प्रूफ करिए कि आपकी इनकम नहीं है। वैसे इनकम में ओनर्स टू प्रूफ असेसिंग ऑफिसर का होता है। आई रिपीट, इनकम में ओनर्स टू प्रूफ असेसिंग ऑफिसर का होता है, एक्सपेंडिचर में ओनर्स टू प्रूफ एसएससी का होता है। यानी कोई एक्सपेंडिचर अलाउड है कि डिज अलाउड है, एसएससी प्रूफ करो अलाउड है, डिपार्टमेंट तो बोलेगा डिज अलाउड है। और कोई इनकम टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है, डिपार्टमेंट प्रूफ करो कि इनकम टैक्सेबल है, एसएससी तो बोलेगा ये मेरी एग्जेम्प्टेड इनकम है। यहां पे आपका एक पैसा आ रहा है, हिसाब से डिपार्टमेंट के ऊपर ओनर्स टू प्रूफ है। डिपार्टमेंट बोला नहीं हम तो आपकी इनकम मानेंगे क्योंकि एनजे से पैसा है, ये इनकम है। आपके ऊपर ओनर्स टू प्रूफ है कि आप प्रूफ करिए कि आपकी इनकम नहीं है। सबसे बुरा, वहां से जो भी पैसा आप भेज रहे हो, यहां से जो भी पैसा आप भेज रहे हो, उसके ऊपर 30% टीडीएस लाटिए, नॉर्मल टीडीएस रेट और 30% विच एवरेज हाई, मतलब 30% टीडीएस लाटिए। तो ये 4 कंसीक्वेंस हो जाएंगे जब आप एनजे के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। 94A, 4 एडजस्टमेंट, खुद ही चिल्ला रहा बेचारा, 4 एडजस्टमेंट। कौन कौन से 4 एडजस्टमेंट? पहला कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ सब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। दूसरा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर डिज अलाउड है अनलेस एंड अनटिल यू डायरेक्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ यू। एंड नंबर 3, ऑल incoming from the NJ shall be treated as your income unless you prove otherwise. And number 4, all payment to NJ shall be subject to normal TDS rate or 30% whichever is higher. अब जो बचा ना, वो बचा नहीं है, वो है 144C, वो एपी का टॉपिक है, असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक है। कर लो लगे हाथ। डॉली हो जा तो बड़ी पॉलिटिक्स भी है यार। अरे मैडम, इन पॉलिटिक्स से बाहर हो यार, या ये सब कमेंट करते हो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। कल कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देगी तो कितना बुरा होगा आपके साथ। प्लीज ऐसा मत करो आप। पप्पू और लिखती है खुले मंच पे, ऐसा लिखा जाता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, व्हाट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल? टॉपिक असेसमेंट का है, सेक्शन भी असेसमेंट है। देखो 144 डील करता है बीजे से और आप डील करो 144C से, ठीक है। प्रोविजन क्या देखिए, प्रोविजन ये है कि नॉर्मली कोई भी असेसमेंट होता है तो कैसे होता है, असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है। लेकिन यदि आप एक फॉरेन कंपनी है 1, या फिर आपका मामला ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर हुआ था 2, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में आ गया। आप या तो फॉरेन कंपनी है या फिर आपका मामला टीपीओ को रेफर हुआ था, तो आपके केस में असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट करते समय असेसमेंट कंप्लीट करने के पहले आपके पास एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में आपको कुछ भी ऑब्जेक्शंस है तो आप 30 डेज के अंदर उस ऑब्जेक्शंस को, एक कमेटी है डीआरपी कमेटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल कमेटी, उसको आप अपने ऑब्जेक्शंस फॉरवर्ड कर दीजिए 30 डेज के अंदर। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल आपके उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करेगा, एओ से सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, उसका असेसमेंट का प्रोसीजर बन जाएगा और डीआरपी उन सारे असेसमेंट को रिकंसिडर करने के बाद, आपके ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करने के बाद नेसेसरी डायरेक्शंस देगा एओ को कि इसका असेसमेंट इस तरीके से कंप्लीट कीजिए। और वो डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होगा, असेसिंग ऑफिसर को उसी के अनुसार असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी असेसमेंट ऑर्डर पास होने के पहले ही आपके पास एक ग्रीवेंस हैंडलिंग तरीका आ गया।
अब आप के पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आ रहा है, आप चेक करिए जो पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है मार्क करके डीआरपी तो ड्राफ्टिंग करके भेजिए कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। डीआरपी उन सारे तो कंसिडर करके असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शंस देगा, असेसिंग ऑफिसर वैसा ही आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा। प्रश्न आता है कि कितने दिन के अंदर डीआरपी अपना काम करेगा, तो डीआरपी विल फॉरवर्ड द डायरेक्शंस विद इन 9 months, 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जिस दिन आया था वहां से 90 days के अंदर, सॉरी 9 months के अंदर वो अपना डायरेक्शंस दे देगा। और उसको साथ में पढ़े। एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी और एसएससी हुज मैटर रेफर टू टीपीओ। Draft assessment order sent to the SSC. SSC can raise objection within 30 days from date of receipt of draft order. DRP shall issue direction within 9 months from the end of the month in which draft assessment order received. EO shall pass the assessment order within 30 days from end of the month in which he received the directions. Order can be appealed to ITAT. ITAT by the SSC as well as EO. दोनों इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। इतने से अंदर डाल दिया 144C, तुम्हारे पेज में 1.5 पेज है और इतना सही कंटेंट है नहीं? अरे हाँ बोल देते, झूठा ही सही, हम ही खुश हो जाते फ्री में। तो चलो एनी हाउ आज आपको ये सारा लाल पीला हरा हो चुका है। वी हैव डन इंटायर थिंग। तो आज आपने देखा कि इस चार्ट में सब कुछ था, 1 पेज 1 चार्ट। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है। इसको पे मैंने पर्सनली बहुत मेहनत की है, टीम से काम कम करवाया, खुद बैठ के ज़्यादा किया है। और आज आपने देखा इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसा महान टॉपिक 8 पेज में सिमटा, और जेन्युइनली सिमटा। सारी ए कैटेगरी की बातें इस चार्ट में है। आई होप ओवर, आप लोग का मेन हेडेक ओवर। अब क्लास हो सकता है परसों नहीं हो, लेकिन आपके पास कई सारे रिविजन्स की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे ट्रस्ट की रिवीजन से रिकॉर्डिंग आ सकती है, एपी की रिवीजन से रिकॉर्डिंग आ सकती है, मैनी मोर। तो आपका काम चलता रहेगा, आपका काम रुकेगा नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, तुम्हारा मेन टॉपिक हो गया है। बाय बाय।